नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। वैसे तो मैंने दे दी है, फिर से दे देता हूं। चलिए, तो दिवाली स्पेशल इस सेशन में आप सभी को पता है, जैसा कि हम समास पढ़ने वाले हैं। समास जो है वो एक तरह से शब्द निर्माण की इकाई है। जी हां, समास के तरीके से हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हमारी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सामासिक शब्द या सामासिक पद जिसको कहते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप 250-300-400 शब्दों की बनावट देख लेते हैं, बस वही परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आधे तो मैं करवा दूंगा, आधे आप प्रैक्टिस में कर लेंगे, तो समाज से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताऊंगा कि सेशन को आप जो है शेयर कर दें। और आज मैं समाज के बेसिक फंडों पर बात करूंगा, ठीक है, जो बिल्कुल उसकी मूल और आत्मा है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझने में सक्षम हुए तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम समास अर्थात शब्द निर्माण की इकाई पर बात करते हैं। आज मैं ऑब्जेक्टिव नहीं करवाऊंगा। जो लोग सोच के आए हैं कि सर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, नहीं भाई, आज थ्योरी का दिवाली स्पेशल कॉन्सेप्ट में लेकर आया हूं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। चलिए, तो कॉपी पेन ले लीजिए। जिन लोगों को समास नहीं आता है और जिनको आता है उनके लिए भी एक चीज है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं थ्योरी की क्लास जैसे ऐप पर होती है, ऑफलाइन में होती है, उस टाइप की क्लास लेने वाला हूं। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, तो ज्यादा उम्मीदें ना पाले, कॉपी पेन ले लीजिए। लेकिन एक बात बता रहा हूं कि अगर आज की क्लास देखी आपने, तो क्लास में जो समास का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, उसके बाद बस प्रैक्टिस बचेगी, जो मेरे एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुल मिलाकर थ्योरी में आज करवा दूंगा और एमसीक्यू की ढेर है, तो पूरा समास आपका कंप्लीट हो सकता है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, दिल थाम के। मैं करता हूं शुरुआत। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूं वो आपका जो है समास टॉपिक आपका क्या है, समास, है ना। इस चीज का अर्थ समझते हैं कि समास शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका आपका शाब्दिक अर्थ जो होता है दोस्तों, वो आपका शाब्दिक अर्थ है, वो है आपका क्या, तो वो है संक्षेप। क्या अर्थ है इसका? शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, संक्षेप करना है। कैसे करना है, चलिए परिभाषा बाद में लिखाऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं कि संक्षेप कैसे करना। आप खुद ही करके बता देना मेरे को। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा, सब संक्षेप करके बताएंगे। रसोई के लिए घर, कॉपी पेन ले ले और आप इसको संक्षेप में कर करके बताएं। चलिए, है ना। नीला है जो कंठ। चलो संक्षेप में आपको बताना है, ठीक है, संक्षेप करके बताइए। दो गायों का या दो पहरों का समूह। ठीक है, इसकी बात हम कर ले, दोपहरों का समूह। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि, है ना, कि राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, ठीक है, राम और लक्ष्मण। इसके अलावा मैं कहूं चक्र है पानी में इसके, चक्र है पानी में जिसके। ठीक है, अर्थात अब आप सब लोग इसको संक्षेप करके बताइए। मैं आपको परिभाषा भी लिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दूं दोस्तों, कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं और क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमको परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के क्लियर कर रहा हूं। चलिए आइए चलते हैं और जरा इसको संक्षेप कीजिए। ठीक है, तो आप संक्षेप करेंगे तो आप पाएंगे कि रसोई के लिए घर, इसको संक्षेप किया हमने तो ये हो जाएगा आपका रसोई घर। ठीक है, नीला है जो कंठ, तो ये हो जाएगा आपका नीलकंठ। ठीक है, और दो पहरों का समूह, तो ये हो जाएगा आपका दोपहर संक्षेप में। और ये राम लक्ष्मण, है ना, राम लक्ष्मण। इसके अलावा ये आपका बन जाएगा चक्रपाणी। ठीक है, क्या बन जाएगा, चक्रपाणी। तो आप यहां पर देखेंगे तो ये आपका जो बनता है, ये बनने वाला जो शब्द है इस प्रोसेस से, उसे हम सामासिक पद क्या कहते हैं, सामासिक पद, या फिर इसी को कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं,
सामासिक पद, या फिर इसी को हम कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं दोस्तों? सामासिक पद या समस्त पद। क्लियर है? अब देखो, अब हम समझ करना क्या वाले हैं, मेन पॉइंट और मुद्दे पे आता हूं। समास का मतलब संक्षेप। तो हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में? संक्षेप करते हैं। जरा देखिए, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, तो दो से अधिक पदों को मिलाकर हम क्या करते हैं? संक्षेप करते हैं। संक्षेप करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी समास कहलाती है ना। और इस प्रक्रिया से बनने वाला शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। तो आपको परीक्षा में या तो ये पद दे देंगे जो मैंने ब्लू कलर से अर्थात नीले कलर में लिखे हैं, तो आपको इनमें कन्वर्ट करना है जो मैंने ब्लैक अर्थात काले कलर में लिखे हैं। अगर आपको ये दे दे तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ये दे दे तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है। मतलब समासिक पद दे दे तो आपको समास विग्रह पूछ लेते, विग्रह दे दे तो पद पूछ लेते। तीसरे टाइप का एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा समास है, तो इनके बीच के जो विभक्ति चिन्ह है इनको अगर आप देखोगे, बस ये जो विभक्ति चिन्ह है ना दोस्तों, यही बताएंगे आपको कि ये कौन सा समास है। तो ये विभक्ति चिन्हों को देखकर आप बता सकते हो कि कौन सा समास है। तो समास में दो तीन टाइप के प्रश्न बनेंगे कि या तो आपसे विभक्ति चिन्ह पूछ लेंगे कि ये कौन सा समास है, या फिर ये शब्द पूछ लेंगे कि कौन सा समास है, या फिर शब्द का विग्रह पूछ लेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको दे दिया जाए, ये पद दे दिया जाए, तो इस पद को अलग अलग करना, ये जो है दोस्तों, ये आपका कहलाएगा समास विग्रह। क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। क्लियर है? समास विग्रह। तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी परिभाषा लिखा देता हूं ताकि आप लोगों को जो है वो आसान लगे। चलिए, तो परिभाषा की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि दो अथवा अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? समास कहलाती है ना। समास कहलाती है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करेंगे आज। जो है अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं तो आपके जो दिमाग के तार है, जो को देखने का तरीका, नजरिया, वो विकसित हो जाएगा। और देखने का नजरिया जब विकसित होगा तो आपके लिए समास हलवा हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप इसको जैसे कि यहाँ पर जैसे करके मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसा कि मेरा नाम है, तो सती के ईश हैं जो, इसको संक्षेप करेंगे तो क्या बनेगा? सती के ईश हैं जो, अर्थात, ठीक है, ये शब्द बना है वो आपका बन गया सतीश। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो शब्द बना है इसी को हम सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं, और ये जो बना है इसे हम समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी इसको नोट डाउन करना चाहते हैं वो फटाफट नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए जो नोट डाउन करना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी सजावट धजावट तो जरूरी है, दीपावली है भाई साहब, मजाक थोड़ा ना चल रहा है। तुम बोलो तो चांद तारे भी ले आऊं, है ना, ये दीपावली में। ठीक है, पर खैर कोई नहीं, इतने से काम चला लेंगे। जगमग, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, फालतू की नो बकवास, बिल्कुल टू द पॉइंट, काम की बात मैं करने वाला हूं। ओके, हाँ, तो काम की बात मैं करने वाला हूं और इस काम की बात को ही आपको लिखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं, तो अब इसको आप नोट डाउन कर लो ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि हम समास में क्या करने वाले, हमसे प्रश्न कितने तरीके पूछे। तो मूलतः तो दो तरीके के प्रश्न आते हैं, एक तो ये शब्द पूछ लेते हैं तो आपको विग्रह करना है, विग्रह पूछ लेते तो शब्द पढ़ना है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न आपका जो बनता है
कि आखिर ये समास कौन सा है। तो ये जो विभक्ति चिन्ह है ना, जैसे और है तो और जो आता है वो किस में आता है, द्वंद्व में आता है ना। समूह किस में आता है, तो द्विगु में आता है। तो ये पहचान है इसकी, है ना। है जो ज्यादातर आता है किसमें, कर्मधारय में, हालांकि बहुब्री में भी आता है, लेकिन विशेषता बताते हैं। जैसे के लिए कारक है, तो कारक किस में आता है, तत्पुरुष समास में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहचान से आपको समझ में आ जाएगा। अब आप बोलेगे सर आप तो बता रहे हो, अब हमें कैसे आएगा। अरे आएगा भाई, रुको, सब्र करो थोड़ा, है ना, रुको जरा। हाँ, अब देखो, अब इस तरीके का आपने देख लिया। अब मैं आपसे बात करूंगा कि इससे आगे बढ़ा जाए और ये चीजें हमारी लिख ली जाए। चलिए, तो इस चीज को लिख लिया जाए, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया से, या हम कहें समास की प्रक्रिया से, समास की प्रक्रिया से बनने वाला शब्द क्या कहलाता है, जल्दी बताओ कमेंट करके। बनने वाला शब्द, बनने वाला शब्द क्या कहलाता है, तो बनने वाला शब्द सामासिक पद तथा, है ना, सामासिक पद कहलाता है, पद कहलाता है। और इस सामासिक पद को, इस सामासिक पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया, अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, चलो, तो ये आप जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलो, ठीक है, बताइए फटाफट से ये नोट डाउन कर लीजिए जिन लोगों ने, हाँ हाँ ये दे रहा हूं मैं समय, ये नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, और फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे और इसी को हम सीखेंगे। ठीक है, हाँ सीखेंगे। चलो, कर लिया होगा उस समय नोट डाउन, जिन्होंने नहीं किया वो ये वाला भी कर ले, है ना। चलो, अब बात आती है समास के भेद की। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ समास के भेद कितने होते हैं, है ना। कमेंट करके बताएंगे जल्दी से समास के भेद। अब इस चार्ट से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो समास के भेद जो होते हैं ना दोस्तों, वो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना। तो मैं पहले चार्ट प्रिपेयर कर दूं, और उस तब तक आप मुझे बताइए कि समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपके लिए चार्ट प्रिपेयर कर देता हूं, और चार्ट प्रिपेयर के पहले आप मुझे बता दीजिए कि समास के जो 6 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए भाई साहब, ठीक है, हाँ, समास के 6 भेद आपके कौन कौन से होते हैं, फटाफट बता दीजिए। जल्दी से समास के भेद बताइए। देखो, मैं कमेंट्स तो नहीं देखूंगा यार। आप अगर सोच रहे हो कि सर हमारे कमेंट पढ़ो, भाई सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। मुझे पता है इतने सारे लोग विश कर रहे हैं, तो दिवाली की सभी को शुभकामनाएं, खूब सारी शुभकामनाएं भाई, थोड़ी बहुत भी नहीं, भर पल्ले बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहां पर हम जो है वो लिखेंगे सबसे पहले अव्ययी भाव समास, है ना। कौन सा समास, अव्ययी भाव। इसका जस्ट उल्टा होता है कौन सा दोस्तों, तत्पुरुष। ठीक है,
इसके अलावा तत्पुरुष के दो बच्चे हैं दोस्तों, है ना। तो एक तो तत्पुरुष का समास में एक दिगु आएगा और एक आएगा आपका कौन सा, कर्मधारय। ये तत्पुरुष के ही प्रकार है ना, ध्यान देंगे, तत्पुरुष के ही प्रकार है। और जो है तीसरा जो समास है वो आपका द्वंद्व है पद प्रधानता के आधार पर, और एक होता है आपका बहुब्रीहि। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि समास का, अब ये जिस तरीके से इसका विपरीत होता है ना, ये इसका विपरीत होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो इस बात को ध्यान दे सकते हैं कि जैसे ये इसका विपरीत होता है वैसे ये इसका विपरीत होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें, अव्ययी का विपरीत तत्पुरुष और द्वंद्व का विपरीत ये। तो जल्दी जल्दी आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो कौन कौन से समास, अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये मूलतः मेन है। ठीक है, और फिर दिगु और कर्मधारय तत्पुरुष के भेद है। चलिए आइए, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमने लिखा समास का नाम, इतने होते भाई साहब, कितने होते हैं समास, 6। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, बाकी जो नए हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए पैसेंस रखना पड़ेगा। अब आइए, ये आपका कहलाता है पूर्व पद और ये कहलाता है आपका उत्तर पद। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को इसकी पहचान बताऊंगा, पहचान या जिसको कहते हैं हम ट्रिक, आपके शब्दों में ट्रिक बताऊंगा कि किस समास को कैसे पहचाने, पर पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। आगे आइए, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद कैसा होता है दोस्तों, प्रधान, है ना। अब आप ये कहेंगे कि सर ये पूर्व पद, अब इस पदों के आधार पर अगर मैं कहूं तो पद प्रधानता, पद प्रधानता के आधार पर, पद प्रधानता के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 4 प्रकार का होता है ना। अब 4 कौन कौन से, तो तत्पुरुष के 2 भेद छोड़ के दिगु और ये, बस ये 2 ये। आपसे पूछा जाए समास कितने प्रकार, तो 6, लेकिन जब पद प्रधानता बोले तो कितने, 4। ठीक है, तो पद प्रधानता कैसे, तो जैसे आपने देखा कि अव्ययी का प्रथम पद पहला समास है तो पहला पद, तत्पुरुष दूसरा है तो इसका दूसरा पद प्रधान। ठीक है, जैसे द्वंद्व कब होते हैं, जब तू कहे कि मैं प्रधान मैं, तो द्वंद्व समास में ये भी प्रधान और ये भी प्रधान। ठीक है, तो द्वंद्व समास में इस तरीके से हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं बहुब्रीहि की, तो दोनों ही पद कैसे होते हैं दोस्तों, तो गौण होते हैं। दोनों ही पद कैसे होते हैं, गौण होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि दोनों पद गौण होते हैं और कोई विशेष अर्थ का बोध कराता है, तो आपका बहुब्रीहि समास। अब इधर देखिए, दिगु में पहला पद कैसा होता है दोस्तों, तो दिगु में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। कैसा होता है, संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है, और इसमें कर्मधारय में तो पहला पद उपमान और पूर्व पद उपमान और इधर उपमेय। या कई बार ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा समाज है जिसमें पूर्व पद क्या होता है दोस्तों, तो विशेषण होता है, और उत्तर पद क्या होता है दोस्तों, तो आपका विशेष्य होता है। तो जब भी आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास। खत्म बात, बस इतना सा। अब आप ये कहेंगे कि गौण होता है, कहेंगे तो भी ठीक है, नहीं कहेंगे तो भी ठीक है ना। ये गौण जो है, गौण वाले शब्द का प्रयोग करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है ना। जैसे इधर आप बोलेंगे ना, तो अगर आप ये बोलेंगे तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास अव्ययी का उल्टा होता है। दूसरे नंबर, देखो ये पहले नंबर का तो पहला पद प्रधान, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये दूसरे नंबर का तो दूसरा, ये मैंने जमाए ऐसे इन लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास, और अगर द्वितीय पद प्रधान तो तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके बाद द्वंद्व कब होता है, जब तू कहे कि तू कौन मैं भी, तो द्वंद्व वही है ना कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, है ना, द्वंद्व कहां तक पाला जाए और युद्ध कब तक टाला जाए। फेग तू भी भाला किसका वंशज है, कमेंट करके बताओ। ठीक है ना। तो द्वंद्व दोनों ही पद प्रधान होंगे तो द्वंद्व समास, और बहुब्रीहि में दोनों ही पद गौण होंगे और किसी तीसरे अर्थ का बोध कराएगा तो बहुब्रीहि समास। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये इसकी जगह आप चाहे तो लिख सकते हो कि विशेष्य होता है। ये जितने भी मैंने इस कलर से लिखे हैं ना, यह संज्ञा होता है, तो इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है।
पर ये एक चार्ट के हिसाब से अच्छा है। तो जिन लोगों ने नोट डाउन नहीं किया वो कर लीजिए कि समास के भेद कितने हैं, तो समास के 6 भेद हैं, है ना। ये हम बेसिक सी सामान्य सी बात कर रहे हैं जो कि एक समझ पैदा करेगी आप सब लोगों में। अगर इसको समझ लिया तो समास के एग्जाम्पल्स बस एक एक बार सिंगल बार आप पढ़ लोगे ना, उतने में आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। पद प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार का, ये स्टार स्टार बने हुए। अव्यय भाव, उसका उल्टा तत्पुरुष, तो 2 ही हो गए, द्वंद्व और उसका उल्टा बहुब्री। मैंने इनके स्टार बनाए हैं, जबकि तत्पुरुष के 2 भेद माने हैं, दिगु और कर्मधारय। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि अव्यय भाव समास किसे कहते हैं, तो सब लोग मेरे साथ दोहराएंगे कि जिसका पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो जिसका द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। दिगु समास किसे कहते हैं, तो जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे हम दिगु समास कहते हैं। चाहे तो कह सकते हो उत्तर पद विशेष या संज्ञा होता है, चाहे तो, पर इतने में परिभाषित हो जाता है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो जिसका वह समास जिसका संबंध उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष्य से हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो जिसके दोनों ही पद कैसे हो दोस्तों, प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तो जिसमें पहला पद और दूसरा पद मतलब दोनों ही पद गौण हो। ये इसका उल्टा है, देखो ये दोनों प्रधान दोनों गौण, और कोई विशेष अर्थ का बोध कराए उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ये चार्ट जिन लोगों ने नहीं बनाया है जरा बना लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको जो है वो इनके भी डिटेल में एक बार लेकर चलता हूं और फिर आगे जो है वो हम बढ़ जाएंगे। चलिए अब देखिए, अब मुख्यतः जो समास थे हमारे वो कौन कौन से थे, तो एक था अव्यय भाव, जल्दी बताओ कमेंट करके। एक था आपका तत्पुरुष, तो अव्यय भाव के भेद कितने हैं कोई बताएगा मुझे। एक था आपका द्वंद्व और एक था आपका बहुव्रीहि, ठीक है। तो ये समास के भेद है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बहुब्रीहि के 4 भेद है, तो कमेंट करके बताओ कौन से। द्वंद्व के 3 हैं, तो कमेंट करके बताना है कि 3 कौन से। तत्पुरुष के 2 हैं और अव्यय भाव समास के 2 हैं, ठीक है। तो बताओ ना कौन कौन से हैं। चलो, तो अगर हम इनको इकट्ठा करें, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया समास, ठीक है। समास मतलब संक्षेप। अब जरा देखिए कि हम यहां पर क्लियर करें कि इसके कितने भेद हैं, तो 2, ठीक है। कौन कौन से, तो एक होता है आपका अव्यय पद पूर्व, ठीक है, और एक है आपका नाम पद पूर्व। सभी लोग जो है वो देख ले कि पद प्रधानता की दृष्टि से समास के जो हमने भेद दिए हैं वो आपके कितने भेद हैं, तो आप सभी को पता है कि ये 4 ही हैं, है ना, पद प्रधानता की। इनमें से अव्यय पद पूर्व और नाम पद पूर्व अव्यय भाव समास के भेद है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ बात करूँ तो तत्पुरुष के भी 2 ही भेद है दोस्तों। तत्पुरुष के 2 भेद हैं, है ना। कौन कौन से, तो एक तो है आपका दिगु, जिसकी बात मैं आपको बता चुका हूं, और दूसरा आपका कर्मधारय, ठीक है। एक तो दिगु और एक कर्मधारय। लेकिन कर्मधारय के 2 भेद है, एक आपका विशेषतावाचक। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये भेद पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। कितने लोग ऐसे हैं कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि देखो मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं अभी, नाम मैं किसी का अभी नहीं लूंगा क्योंकि दिवाली है भाई। हाँ मुझे पता है बहुत सारी बातें निकलेगी और मुझे ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से पढ़ाना, आप बस सुनो, समझ में आई। हाँ, तो इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो विशेषतावाचक और ये आपका उपमानवाचक, है ना, उपमानवाचक। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि द्वंद्व और बहुब्रीहि के कौन कौन से प्रकार हैं, जल्दी बताओ फटाफट से, ठीक है। द्वंद्व और बहुब्रीहि के कौन कौन से प्रकार है, जल्दी बताइए फटाफट से। चलिए
कमेंट के लिए आपको भी प्रॉपर बराबर मौका दे रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ चलो, जैसे द्वंद्व के जो भेद है उसमें आपका इतरेत्तर, वैकल्पिक और समाहार, ठीक है। चलिए ठीक है, इतरेत्तर, वैकल्पिक और समाहार, ये द्वंद्व के भेद है, ठीक है। बहुब्री के आपको पता ही है, बहुब्री के 4 भेद हैं। कौन कौन से? तो बहुब्री के 4 भेदों में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका तुल्य योग, व्यधिकरण, समानाधिकरण, है ना, और व्यतिहार, ये 4 भेद, ठीक है। तो जिन लोगों ने आप में से ये 4 भेद पहली बार पढ़े हैं वो जरा कमेंट करके दिल भेजे कि हाँ सर ये हमने पहली बार पढ़े हैं, ठीक है। तो ये समास के और अगर हम डिटेल की बात करें तो इतना डिटेल हम जा सकते हैं। तो जिन लोगों ने नोट डाउन नहीं किया है दोस्तों, वो जरा आप सभी लोग नोट डाउन कर ले, ठीक है। ठीक है, चलिए तो ये नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने नोट डाउन नहीं किया है वो नोट डाउन कर ले, जिनने कर रख चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, अब जरा इसको और आगे लेकर चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में हम इस चीज को थोड़ा सा और कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूं कैसे। आपने और हमने देखा कि हम समास पढ़ रहे हैं, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। 2 अथवा अधिक पदों को मिलाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी समास कहलाती है। जैसे सती के ई से जो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 इन पदों को मिलाकर हमने क्या किया, संक्षेप। तो यही प्रक्रिया समास कहलाती है। इस प्रक्रिया से बनने वाला शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाता। इस पद को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न अथवा इस तरीके के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर ये दे दे तो इसको सामासिक पद में बदल दीजिए, सामासिक पद दे दे तो विग्रह कर दीजिए, और इनके बीच की कड़ियाँ, तो इसको एक परिभाषा आप और लिख सकते हैं कि 2 से अधिक पदों के मध्य से विभक्ति चिन्हों को हटाने की प्रक्रिया। तो आप आराम से इसको नोट डाउन करके ये लिख सकते हैं कि 2 या अधिक पदों के मध्य, 2 या अधिक पदों के मध्य से विभक्ति चिन्हों को
विभक्ति चिन्हों को हटाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ये एक और आप जोड़ सकते हो, ठीक है। दो या दो से अधिक पदों के मध्य से विभक्ति चिन्हों को हटाने की प्रक्रिया समास कहलाती है, ठीक है। तो नोट डाउन जिनको करना है वो कर लीजिए, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों ने ये भी नोट डाउन कर लिया होगा, फिर ये कर लिया होगा। तो मैंने आप लोगों को ये परिभाषा बता दी, फिर मैंने आपको बताया समास के भेद। तो अब जब आप भेद देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो वहां समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो, है ना, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास के दो भेद है, अव्यय पद पूर्व और नाम पद पूर्व, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो आप ये कहेंगे कि जिसका द्वितीय पद प्रधान हो, है ना, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, दिगु और कर्मधारय। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने में हम देखते हैं कि दिगु समास किसे कहते हैं। तो वहां समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, उसे हम दिगु समास कहते हैं। चाहे तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण, उत्तर पद विशेष और संज्ञा हो, तो उसे हम दिगु समास। पर इतना भी बोल देंगे ना तो काम बन जाएगा। कर्मधारय समास, वहां समास जिसमें उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इसके दो भेद है, विशेषतावाचक कर्मधारय समास और उपमानवाचक कर्मधारय समास, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखें। अब इधर जाएंगे तो ये दो प्रकार के, 7 प्रकार का बहुत होता है, मत जाओ, इतना बहुत है ना। तो आप इधर अगर और पीछे जाएंगे, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो वहां समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व समास के जो है वो 3 भेद है, इतरेत्तर, वैकल्पिक और समाहार, ठीक है। चलिए, फिर आपसे पूछा बहुब्री समास किसे कहते हैं, तो वहां समास जिसके दोनों पद जो है वो गौण है। दोनों पद कैसे हैं, गौण है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बहुब्री समास, और किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। आगे चलते हैं। तो आपने यहां पर देखा कि बहुब्री समास के तुल्य योग, व्यधिकरण, समानाधिकरण और व्यतिहार, ये 4 भेद है। क्लियर है। अब हम सबसे पहले लेंगे अव्ययी भाव समास, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस सिखाता हूं, आइए। तो परिभाषा बताओ अव्ययी भाव समास की, कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, बताओ जल्दी से, ठीक है। अव्ययी भाव समास की परिभाषा बताओ फटाफट से। चलिए, क्योंकि इसके 2 भेद हैं, आप जानते हैं, इसके 2 भेद हैं, है ना। पहला कौन सा, अव्यय पद पूर्व, और दूसरा नाम पद पूर्व। ठीक है। वहां समास जिसके या जिसका पूर्व पद प्रधान हो, या ऐसा भी कह सकते हैं अव्यय हो, है ना। बस इतने में परिभाषा खत्म हो जाती है। अब चाहे तो ये भी लिख लो, और उत्तर पद गौण हो। वैसे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये इतने में परिपूर्ण है कि वहां समास जिसका पूर्व पद कैसा हो, पूर्व पद प्रधान या अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसके 2 भेद है, अव्यय पद पूर्व और नाम पद पूर्व, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो, यहां पर एक चीज और आती है कि भाई साहब पहचान बताओ सर इसकी, कैसे, जिसको आप कहते हैं अपनी भाषा में ट्रिक। ट्रिक से करना हो तो कैसे करेंगे,
तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी पहचान यह है कि इसके समास में आपके उपसर्ग आएंगे। इसके जो शब्द होंगे उनमें उपसर्ग आएगा। उपसर्ग के साथ यथा, है ना, और यावत, ये शब्द भी आएंगे। आप इनसे पहचान सकते हैं और इनसे समास विग्रह भी कर सकते हैं। उपसर्ग, यथा और यावत। और इसके अलावा पुनरावृत्ति वाले शब्द आएंगे। पुनरावृत्ति वाले शब्द कौन से? पुनरावृत्ति शब्द कैसे? जैसे मैंने कहा घर घर, देखो ये योजक चिन्ह के इधर भी घर, इधर भी घर। गांव गांव, तो जो लिखना चाहते हैं वो फटाफट से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि इसके दो भेद हैं, है ना, फटाफट से। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आप लोगों को फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ कम महत्वपूर्ण, उन पर भी चर्चा करेंगे। लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए। अब इसकी पहचान मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसे कि मैंने कहा आकंठ, अब इसका अर्थ क्या होता है ना। जैसे आकंठ हो गया, आमरण, इसका अर्थ क्या होता है जल्दी बताओ, है ना। और इसमें अगर मैं आपसे कहूं हाथों हाथ, इसका अर्थ क्या होता है ना। बीचों बीच, बीचों बीच, है ना। इनके अर्थ बताने आपको। जैसे मैं कहूं यथाशक्ति, है ना, और भर पेट, है ना। इसके अलावा, है ना, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं कि जितना संभव हो सके, जितना संभव हो, तो जितना संभव हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको शब्द दिए हैं और ये दो विच्छेद दिए हैं दोस्तों मैंने आप लोगों को, है ना। तो ये बात ध्यान रख, एक विच्छेद दिया है मैं, विग्रह दिया है मैंने, और बाकी के जितने भी शब्द दिए हैं मैंने, उन सब का मैंने आपको सामासिक शब्द दिया है। इसको करते कैसे देखो, इनमें मैंने आप सब लोगों को क्या दिया है दोस्तों, तो ये मैंने आपको शब्द दिए हैं, है ना, और ये मैंने आपको विग्रह दे दिया, है ना, विग्रह दे दिया। जैसे कि अगर मैं आपसे ये भी कह सकूं, है ना, जैसे जितना संभव हो, ये कह दिया मैंने। और आपसे जैसे एक आध एग्जांपल जैसे और ले सकता हूं मैं, जैसे घात के बदले आघात, तो ये मैंने आपको विग्रह दिया। आप देखेंगे कि एक से ज्यादा शब्द है, एक से ज्यादा शब्द है, यहां केवल एक एक ही शब्द है। तो ये दो के मैंने आपको विग्रह दिए हैं, तो आप इस विग्रह के बताइए कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं कैसे। आकंठ, मैंने पानी पी लिया है, आकंठ, आ का मतलब होता है तक। अगर हम उपसर्ग की बात करें तो यह आपका आ जाएगा कंठ तक, इसका अर्थ होता है कंठ तक। जैसे आमरण मतलब मरण तक, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि आ का अर्थ तक होता है, कंठ तक, मरण तक। आमरण अनशन करते हैं ना कि हम कब तक बैठे रहेंगे, मरण तक। जैसे हाथों हाथ, कोई काम हाथों हाथ चाहिए होता है, जैसे कपड़े प्रेस के चाहिए हाथों हाथ, मतलब ये हाथ दो, ये हाथ लो, हाथ ही हाथ में, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, हाथ ही हाथ में, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में तुरंत, ये भी सही हो जाएगा। वो बैठी है लेकिन कहां, बीचों बीच, तो हम ऐसा कह सकते हैं ठीक बीच में, ठीक बीच में, ठीक है। यथाशक्ति मतलब हम कह सकते हैं शक्ति के अनुसार। अब ये कैसे कहा मैंने, जैसे आपके घर सत्यनारायण भगवान की कथा हुई और पंडित जी ने कहा कि जजमान अब यथाशक्ति दक्षिणा दीजिए, कहने का मतलब
कि शक्ति के अनुसार अपनी दक्षिणा दे दीजिए। ठीक है। हाँ, भर पेट मतलब पेट भरकर, है ना, कि कैसा भोजन करना चाहिए, पेट भरकर। ठीक है, जितना संभव हो सके तो आप इसको यथासंभव। अब आप यहां पर देखेंगे कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, शब्द दे रहे थे तो उसका विग्रह कर रहे थे। अब आपको विग्रह दिया है, आपने शब्द बनाया। जैसे कि ये आपने बनाया प्रत्याघात, घात के बदले आघात, प्रत्याघात, क्योंकि घात के बदले आघात, है ना। चलो, तो ये लिख लीजिए जरा और बताइए मुझे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कर लीजिए नोट डाउन। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। जितने भी हमारे जो है ज्ञानी लोग जो है वो सीख रहे हैं, वो कृपया नोट डाउन कर ले। हाँ, क्योंकि नोट डाउन करना एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, बहुत सरल सरल सा लगने लगेगा। चलिए, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं प्रिंटेड दे देता हूं। चलो, इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दीपावली पर चल रहा है ऑफर उत्कर्ष पर। तो आप सभी लोग जो है वो दीपावली ऑफर का लाभ उठाए। ये ऑफर 24 अक्टूबर तक है। उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है अप टू 90% डिस्काउंट, और साथ ही 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट टॉप कोर्सेज पर। ठीक है, और कोर्स की वैलिडिटी आपकी कब तक है, एग्जाम तक। तो ये ऑफर का भी लाभ ना उठाना ना भूले। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये करने को देता हूं। अब ये आपकी बारी, मैंने तो कर लिया है ना। हाँ, जरा करके दिखाओ। तो ये आप लोगों को मैंने कैसे दिए हैं जरा सीख ले। एक मैंने आपको विग्रह दे दिया है तो एक शब्द दिया है, फिर एक विग्रह दिया है तो एक शब्द दिया है, फिर एक विग्रह दिया है तो एक शब्द दिया है। मतलब आपको समास विग्रह भी आ सकता है और समास भी आ सकता है। तो दोनों तरीके की चीजें मैंने आपको दी है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशन है। अब इसमें मैं आपको जो महत्वपूर्ण है वो सब करवा चुका हूं, है ना। जैसे ये आपसे पूछे जाते हैं तो ये मैं करवा दिए हैं मैंने। और ये कीजिए जरा, थोड़ा सा आप स्पीड पकड़ लेंगे तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, हाँ। चलिए करिए फटाफट, नोट डाउन कीजिए और 3 कॉलम बना के पढ़ाई किया करें। ठीक है, जैसे यथाविधि, ये क्या बन जाएगा, यथा विधि। आधा तो बना लिया होगा आप सभी लोगों ने, है ना। विधि के अनुसार मतलब यथा विधि। यथा संभव मतलब जितना संभव हो, जितना संभव हो ऐसा बोल सकते हैं। जितना साधा जा सके तो आप इसको बोल सकते हो यथा साध्य, है ना। इसके अलावा दिनानुदिन बढ़ता ही जा रहा है, मतलब दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन। ठीक है, कुल के निकट मतलब
उपकूल, है ना, और यथारुचि मतलब रुचि के अनुसार, रुचि के अनुसार। अब मैं आपको टाइम दे देता हूं 2-3 मिनट, ताकि आप ये कर सको, क्योंकि इससे समझ में आ गया कैसे करना है। ये क्या है दोस्तों, समास शब्द दिया, उसका विग्रह, विग्रह दिया, समास। आखिर शब्द बने कैसे हैं आपकी बेसिक समझ बन जाती है, तो फिर इन प्रश्नों को एक एक बार भी हमने कर लिया तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, 200-400 शब्द ज्यादा से ज्यादा हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग में लाए जाते हैं वही परीक्षाओं में बार 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 पूछे जाते हैं। तो आप अगर 200-400 शब्दों की प्रैक्टिस कर लेंगे मेरे साथ इत्मीनान से, वन टाइम फोकस होकर, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपका समास का क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बनाइए। चलो, बताए जल्दी जल्दी। जैसे एक के प्रति एक मतलब प्रत्येक कह सकते हैं हम, एक एक के प्रति मतलब हर एक के, हाथों हाथ मतलब ये करवा चुका हूं मैं, हाथ ही हाथ में। ठीक है, अंग के प्रति मतलब प्रत्यंग, अंग के प्रति मतलब प्रत्यंग, या हम ऐसा कह सकते हैं हर अंग, प्रत्यंग या हर अंग। प्रत्यक्ष मतलब अक्षी के सामने, अक्षी के सामने ले सकते हैं। जितना शीघ्र हो सके तो इसको हम कह सकते हैं यथाशीघ्र। ठीक है, बेशर्म, है ना, मतलब बिना शर्म के। और तौर के साथ मतलब बतौर, है ना, बतौर इज्जत के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने समास को किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। तो ये तो आपका अव्ययी भाव समास है, और कठिन है सबसे का समासों में। अगर देखें थोड़ा सा डिफिकल्ट अव्ययी लगेगा, क्योंकि अव्यय है। बाकी के तो बस एक बार आप पढ़ लोगे ना इस तरीके से इत्मीनान से, तो आपका काम पूरी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आज की क्लास को जो है वो फिर से थोड़ा सा रिवीजन देखते हैं कि आज हमने शुरू किया दोस्तों क्या, तो हमने शुरू किया समास, है ना। समास में हमने देखा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप करना होता है। अगर हमें संक्षेप में दिया है तो हम उसका विग्रह कर दे, विग्रह दिया है तो संक्षेप कर दे। फिर मैंने आप लोगों को कुछ करके दिखाया, जैसा कि अभी भी, तो आपको बेसिक से उठाकर लेकर आया मैं, और यहां तक आपने किया। फिर देखे तो हमने एक परिभाषा देखी कि इस तरीके से दो या अधिक पदों के मध्य विभक्ति चिन्हों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाई, तो वो आपकी समास कहलाई। ठीक है, और फिर हमने देखा कि समास की प्रक्रिया के बनने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है। तो इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं, और एक अगली परिभाषा भी दे सकते हैं। समास के 6 भेद देखे हमने, कौन कौन से भेद होते हैं ये, है ना, इसमें से अव्ययी भाव की हमने प्रैक्टिस भी देखी। ठीक है, तो ये भेद देख लिए। इसके बाद हमने उसके मुख्यतः 4 ये होते हैं, तो अभी तो हमने केवल यही प्रैक्टिस करना शुरू किया। इस सभी को भी हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस बस एक बार, घबराना नहीं है, बहुत सरल है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके बाद आपके लिए सब कुछ आसान है। ठीक है, चलो, और इसके बाद ये अव्ययी भाव समास की हमने परिभाषा लिखी
ये मैंने आपको ट्रिक और पहचान भी बताई, ठीक है। और मैंने कुछ प्रयास किया कि मैं आप लोगों को इसके प्रैक्टिस करके दिखाऊं। तो अगर आप खुद ही सोच के देखिए, भरपेट को एक बार पढ़ लेंगे पेट भर के, तो भूल जाओगे क्या, है ना। जितना संभव हो सके तो यथासंभव भूल जाओगे क्या एक बार। और इसकी और अच्छी ट्रिक मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि आप ऐसा करें कि ऐसे तो बना ही रहे, ये 2 कॉलम तो बना रहे हैं, आप जो है वो 3 कॉलम बना के चले। मेरे हिसाब से तो 3 कॉलम बना के चले। कैसे? 1 कॉलम और बनाए यहां पर, ठीक है, 1 कॉलम आप और बनाए यहां पर मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1 कॉलम और बनाए, और इस कॉलम में मान के चलिए आपका ये गलत हो गया, तो आप यहां पर ये लिख ले, ठीक है। अगर आप ये लेकर चल रहे हैं कि आपने देखा कि एक गलत हो गया, तो आप जो है वो यहां पर इसको सही करें, नहीं तो इसको यहां करें। मान के चलिए ये गलत हो गया तो इधर यहां लिखें, और इसको नाम दे दे मेरा नाम, इसको नाम दे दे सतीश मीणा। क्या नाम दे दे? सतीश मीणा, ताकि आप इसको रिवीजन करें। तो जो गलत हुआ केवल उसी को रिवीजन करना है, ठीक है। चलो, तो फिर मैंने आप लोगों को ये भी बता दूं, दोबारा बताया था कि उत्कर्ष पर चल रहा है दिवाली ऑफर, जो कि 24 अक्टूबर तक है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट, और टॉप कोर्सेज पर मिल रहा है 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसके लिए कूपन कोड UC13 आपको अप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक बढ़ा दी गई है, मतलब जो भी कोर्स होगा टिल एग्जाम तक होगा। तो ये जानकारी आप जरूर पता कर ले। फिर मैंने आपको ये बता दिया था। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। आपको क्या समाज के बेसिक फंडे क्लियर हुए तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो इस तरीके से प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए बेसिक समझ जो है एक हिंदी को लेकर और एक व्याकरण को लेकर जो है आप लोगों के मध्य बन सके। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और दीपावली को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, और अवसर का लाभ उठाना भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।